Hello guys, welcome back again. I hope all of you are doing well. Also preparing for your exams. आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं इकोलॉजी का बहुत छोटा सा टॉपिक है, हर एग्जाम में आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैव विविधता संरक्षण जो मैंने कई बार पढ़ाया हुआ है, वापस से आपके सामने रिपीट करने वाला हूँ। जैव विविधता संरक्षण जिसे आप बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी होती क्या है? तो एक विशिष्ट क्षेत्र में जितनी आपको जीवों की या फिर पादपों की प्रजातियां मिल रही हैं विविध रूप से, ठीक है, विविध रूप से, उसी को आप क्या बोलते हैं? जैव विविधता कहते हैं। यानी कि मान लीजिए एक छोटी सी जगह पर एक छोटी सी जगह पर आपको 10 प्रजातियां मिल रही हैं और एक दूसरी जगह पर आपको 20 प्रजातियां मिल रही हैं। तो दूसरी जगह जहां पे 20 प्रजातियां मिल रही हैं वहां वो कैसी है? जैव विविधता ज्यादा है, उसमें जैव विविध प्रचुर है। ठीक है, अब हमें इसे क्यों बचाना चाहिए? तो इसके बहुत से ही स्पष्ट कारण है जिसकी वजह से हमें इसका संरक्षण करना जरूरी है। उन सभी को देखते हैं। तो देखिए, इसके बहुत से स्पष्ट और स्पष्ट कारण है जो कि समान रूप से महत्वपूर्ण है। इन्हें 3 श्रेणियों में बाँटा जा सकता है जिनकी वजह से हमें जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। सबसे पहला है संकुचित, संकीर्णत उपयोगी, व्यापक रूप से स्वार्थ उपयोगी और एक नैतिक रूप से। मॉरल रूप से है, एक व्यापक रूप से स्वार्थ उपयोगी है और एक संकुचित रूप से संकीर्ण रूप से उपयोगी है। ये 3 रीजन है जिनकी वजह से हमें जैव विविधता का संरक्षण करना है। सभी को देखें तो संरक्षण के लिए संकीर्ण रूप से उपयोगी तर्क स्पष्ट है। जैसे मानव को प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से अनगिनत आर्थिक लाभ मिलते हैं जिनका अगर हम आंकड़ा बिठाएं तो हमारे लिए वो बहुमूल्य है। उनका हम मूल्य अदा नहीं कर सकते हैं, इतना हमें इकोसिस्टम से मिल रहा है। जैसे खाने के रूप में अनाज, दालें, फल मिल जाते हैं, ईंधन मिल जाता है, रेशा मिल जाते हैं, इमारती सामान मिल जाता है, औद्योगिक उत्पाद जैसे टेनिन, लुब्रिकेंट, रंजक, रेजिन, इत्र, जिनका हमारे घरेलू में उपयोग तो है ही, साथ में व्यावसायिक रूप से भी इसका उपयोग है, चाहे औषधि उत्पाद के रूप में हो। 90% से ज्यादा जो जेनेरिक दवाइयां हैं आपकी प्लांट से बनाई जाती है। विश्व बाजार में बिक रही 25% से अधिक औषधियां पादपों से बनाई गई हैं। पूरे वर्ल्ड में जो बिक रही हैं वो 25% से अधिक औषधियां पादपों से बनाई गई हैं। भारत जैसे देश में इसका आंकड़ा और ज्यादा अधिक हो जाता है। 25,000 से अधिक पादप जातियां विश्व के लोगों द्वारा पारंपरिक दवाई बनाने में उपयोग हो रही हैं। यह किसी को ज्ञात नहीं है कि कितने और नए औषधि महत्व के पादपों की उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में खोज होना शेष है। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहां पे जैव विविधता ज्यादा मिलती है, तो वहां पे आपके कई सारे ऐसे मेडिसिनल प्लांट हैं जिनकी खोज होना अभी बाकी है। तो हमें इसीलिए जैव विविधता का संरक्षण करना जरूरी है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं या तो आपके डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रूप से इकोसिस्टम पर ही डिपेंड करते हैं, चाहे वो पोषण के लिए हो, चाहे वो ऊर्जा के लिए हो। जैव संभावना से समृद्ध राष्ट्र इसका और अधिक लाभ उठा सकते हैं यदि अधिक से अधिक संसाधनों का जैव अन्वेषण क्या क्या होता है? आर्थिक महत्व के उत्पाद आणविक, आनुवंशिक और जाति स्तर पर किया जाता है। जैव अन्वेषण यानी कि बायोडाइवर्सिटी एक एनालिसिस किया जाता है, अन्वेषण किया जाता है कि कौन कौन से प्लांट कितने महत्व के हैं। व्यापक रूप से, ये संकीर्ण रूप से उपयोगी हो गया। अब व्यापक रूप से उपयोग संबंधी तर्क कहता है कि प्रकृति द्वारा प्रदान की गई जैव विविधता की अनेक पारतंत्र सेवाओं में मुख्य भूमिका है। तीव्र गति से नष्ट हो रहा अमेजन वर्षावन, जिससे आप बोलते हैं पृथ्वी के फेफड़े, लंग्स ऑफ प्लैनेट, पृथ्वी के वायुमंडल को लगभग 20% ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रदान करता है। इसीलिए इन्हें पृथ्वी के फेफड़े या फिर लंग्स ऑफ प्लैनेट भी कहा जाता है। ये आपकी नीट में कई बार पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या प्रकृति द्वारा प्रदान की सेवा का हम आर्थिक मूल्य आंक सकते हैं? आप अपने किसी पड़ोसी अस्पताल में एक ऑक्सीजन सिलेंडर पर होने वाले खर्च से आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। तो ये चीजें ऐसी हैं जो आपको फ्री मिल रही हैं और इनका अगर आप कॉस्ट काउंट करें तो ये बहुमूल्य है, इसका आप मूल्य चुका नहीं सकते जिंदगी भर। परागण, पॉलिनेशन हो रहा है जिसकी वजह से आपको बहुत जो फसली पादप हो रहे हैं, फसलें हो रही हैं, फल मिल रहे हैं, ये जिस आप बिना कोई कॉस्ट दिए हुए जीवों से करवा रहे हैं, जिसके बिना पौधे फल बीज नहीं दे सकते। पारतंत्र की दूसरी ऐसी सेवा है जो परागणकारी पॉलिनेटर, जो एनिमल है जैसे मधुमक्खियां हैं, गुंज मच्छिका है, पक्षी चमगादड़ द्वारा की जाती है। इनकी अनुपस्थिति में परागण को पूरा करने की लागत कितनी होगी? हम प्रकृति से अन्य अप्रत्यक्ष सौंदर्यात्मक लाभ उठाते हैं, जैसे वनों में घूमते समय, बसंत ऋतु में पूरी खिले हुए फूलों को निहारते समय,
बुलबुल के गीतों का आनंद लेते समय क्या हम ऐसी चीजों की कीमत लगा सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। ये अमूल्य चीजें हैं जो हमें पारतंत्र सेवा के रूप में प्रकृति से फ्री में मिलती है। इसीलिए जो भी चीज हमें फ्री में मिलती है हम उसका मूल्य नहीं समझते हैं। लेकिन अगर जैव विविधता को संरक्षण करेंगे तो उसका ये जो आपको लाभ होगा वो कैसा होगा? बहुमूल्य होगा। जैव विविधता संरक्षण के नैतिक तर्क का संबंध पृथ्वी ग्रह पर उपस्थित उन लाखों जंतु, पादप, सूक्ष्मजीव जातियों से जिनके साथ हम रहते हैं। तो ये मॉरल जो तर्क है ये कहता है कि आप इतनी सारी जातियों के साथ में पूर्ण रूप से लिविंग कर रहे हो, सह रूप से निवास कर रहे हो, तो ये आपका दायित्व है कि हर जाति का संरक्षण आपके हाथों में है, जिनके साथ हम रहते हैं। दार्शनिक और आध्यात्मिक रूप से हमें यह समझने की आवश्यकता है कि प्रत्येक जाति का अपना नैज मूल्य है, जिसे आप इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। भले ही इसके लिए हमारा चालू या आर्थिक मूल्य नहीं हो, हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी देखरेख करें और इस जैविक धरोहर को आने वाली पीढ़ी के लिए भी अच्छी हालत में रखें। तो ये जो जैसे आप बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास, विकास ऐसा होना चाहिए कि जिससे किसी भी संसाधन को नुकसान नहीं हो, आने वाली पीढ़ियों को ये बदस्तूर आपके मिलता है। अब हम इन्हें कैसे सुरक्षित करेंगे, कैसे संरक्षित करेंगे? तो देखिए, एक संपूर्ण पारतंत्र को सुरक्षित तभी करते हैं जब इसकी जैव विविधता के सभी स्तर भी संरक्षित और सुरक्षित हो जाए। एक बाग को सुरक्षित रखने के लिए सारे जंगल को सुरक्षित रखना पड़ता है। इसे ही आप बोलते हैं इन सिटू संरक्षण। ठीक है, आप बाग को कहीं लेके नहीं जा रहे हैं, जिस स्थान पर वो रह रहा है उस स्थान को आप बेहतर बना रहे हैं, उसके एनवायरनमेंट को अच्छा बना रहे हैं। इसे आप बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। ये कई बार एग्जाम में आ जाता है। जब कभी जीव को विलोपन के संकट से, वे जीव जिनके निकट भविष्य में वंश से विलुप्त होने का बहुत अधिक संकट है, बचाने के लिए त्वरित एक्सेलरेट सहायता की आवश्यकता होती है, ऐसे जीवों को हम एक्सिटू कंजर्वेशन के माध्यम से बचाते हैं। जैसे कोई जाति विलोपित हो रही है, उसका एनवायरनमेंट उसके लिए अच्छा नहीं है, तो आप अपनी देख रेख में वहां से निकाल किसी दूसरे स्थान पर उसे शिफ्ट कर देते हैं, तो वो एक्सिटू कंजर्वेशन होता है। अब आपके हर बार एग्जाम में आता है, नीट वाले एग्जाम में तो हर बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन सा संरक्षण पूछ लिया जाता है, इंसिटू है और एक्सिटू है। तो देखिए, सबसे पहले इंसिटू संरक्षण देख लेते हैं। विकास और संरक्षण के बीच टकराव का सामना करने हेतु बहुत से देश अपनी सारी जैविक संपदा के संरक्षण को अस्वाभाविक और आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं समझते। जितने संरक्षण के साधन उपलब्ध हैं उनसे सभी विलोपन से बचाने के लिए जितनी जातियां हैं उनको बचाना दूर की बात है। भूमंडलीय स्तर पर हम समस्या की ओर कुछ श्रेष्ठ संरक्षणविदों ने ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने अधिकतम सुरक्षा के लिए कुछ हॉटस्पॉट बनाए हैं, जैव विविधता हॉटस्पॉट पहचाने हैं। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे जातीय समृद्धि बहुत अधिक होती है और एंडेमिक जो स्पीसीज होती हैं वो बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। जातियां ऐसे स्थान पे पाई जाती हैं जो किसी दूसरे स्थानों पे नहीं पाई जाएंगी। तो ऐसे स्थान को आप क्या कर लेते हैं, इंडिकेट कर लेते हैं, उसे आप बोलते हैं हॉटस्पॉट। ठीक है, सर्वप्रथम 25 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए थे, उसमें बाद में नॉट हॉटस्पॉट और जोड़ दिए गए हैं। तो इस तरह से अब जो संसार में 34 हॉटस्पॉट है। अब देखिए, नई एनसीईआरटी में ये आंकड़ा अपडेट हो गया हो तो पता नहीं है, बाकी अभी तक ये 34 है। ये त्वरित आवासीय क्षति के क्षेत्र भी है, यानी कि यहाँ पे बहुत तेज गति से क्या हो रहा है, हैबिटेट को तोड़ा जा रहा है, विखंडित किया जा रहा है। इनमें से 3 हॉटस्पॉट आपके इंडिया में पश्चिमी घाट और श्रीलंका है, एक इंडो बर्मा है और एक हिमालय है, जो हमारे देश के असाधारण रूप से उच्च जैव विविधता को दर्शाते हैं। यद्यपि जैव विविधता के सारे हॉटस्पॉट आपस में मिलकर संसार के 2% से भी कम है, परंतु इन क्षेत्रों में आवासित जातियों की संख्या बहुत अधिक है। इनकी विशेष सुरक्षा द्वारा विलोपन की दर को 30% तक कम किया जा सकता है। अब ये सारे आंकड़े आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि कितने हॉटस्पॉट हैं। तो टोटल 34 हॉटस्पॉट हैं, जिसमें से 3 हॉटस्पॉट आपके इंडिया में मिल जाते हैं। यहाँ पे विलोपन की दर ज्यादा होती है और अगर यहाँ पे संरक्षण किया जाए तो इसे आप 30% तक कम कर सकते हैं। पूरे वर्ल्ड में कितने हॉटस्पॉट हैं, पूरे परसेंट अगर भौगोलिक रूप से परसेंट को काउंट किया जाए तो 2% में ही आपको हॉटस्पॉट मिलते हैं। अब आंकड़े की बात करें तो भारत में 14 बायोस्फीयर रिजर्व है, 90 राष्ट्रीय उद्यान है और 448 वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो इन सिटू कंजर्वेशन को बढ़ावा देते हैं। तो ये आपको आंकड़े ध्यान रखने हैं। जैव यानी बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य, तीनों ही इसमें आते हैं, इन सिटू में आते हैं। भारत में सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा का इतिहास जो प्रकृति की रक्षा करने पर जोर देता है।
बहुत सी संस्कृतियों में वनों के लिए अलग विभाग छोड़े जाते हैं, उनमें सभी पौधों और वन्य जीवों की पूजा की जाती है। इस तरह के पवित्र उपवन और आश्रय मेघालय की खासी और जयंतिया पहाड़ी, राजस्थान की अरावली, कर्नाटक और महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट और मध्य प्रदेश की सरगुजा, चंदा और बस्तर क्षेत्र में। यहाँ पे सांस्कृतिक रूप से बहुत पुराने टाइम से संस्कृति ने संरक्षण को बढ़ावा दिया है, यानी कि लोगों की धार्मिक जुड़ाव इनसे है, जिसकी वजह से इनको पवित्र मान के इनका संरक्षण किया जा रहा है। जैसा कि हमारे देश में नदियों को पवित्र माना जाता है, अब नदियों की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, जो आप सब समझते हैं, लेकिन हमें इनका संरक्षण करना ज़रूरी है। मेघालय के पवित्र उपवन बहुत सी दुर्लभ और संकट उत्पन्न पादपों की अंतिम शरण स्थली मानी जाती है। तो ये आपके कैसे हैं इन सिटू कंजर्वेशन, जिसमें 14 बायोस्फीयर रिजर्व, 90 राष्ट्रीय उद्यान, 448 वन्यजीव अभयारण्य आते हैं। अब आ जाते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन पे। तो इस संरक्षण में जब बहुत ज्यादा त्वरित रूप से विलोपन हो रहा है जाति का, तो हम उसे एक विशिष्ट स्थान पे ले जाते हैं। अब इसमें 3 आते हैं आपकी, जंतु उद्यान आ जाता है, वनस्पति उद्यान आ जाता है, वन्यजीव सफारी पार्क आ जाते हैं। तो ये सब एक्स सिटू कंजर्वेशन करवाएंगे। ऐसे बहुत से जंतु हैं जो कि वनों में विलुप्त हो गए हैं, लेकिन जंतु उद्यानों में सुरक्षित हैं। तो इन्हें परिबद्ध घेरे में रखने की बजाय बाह्य स्थानीय संरक्षण किया जाता है। अब संकटग्रस्त जातियों के युग्मकों को जीवित और जननक्षम स्थिति में क्रायो प्रिजर्वेशन किया जाता है। क्रायो प्रिजर्वेशन -196 डिग्री में नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में किया जाता है, जिसे आप अति शीतन परिरक्षण कहते हैं। तो यहाँ पे इनविट्रो निषेचन किया जा सकता है, पादपों को ऊतक संवर्धन विधि द्वारा प्रोपोगेट किया जा सकता है, यानी कि बढ़ाया जा सकता है। व्यापारिक महत्व के पौधों के विभिन्न आनुवंशिक प्रभेद के बीज लंबे समय तक बीज बैंक के माध्यम से रखे जा सकते हैं। कुछ जातियों की जीन भी जीन बैंक के माध्यम से यहाँ पे संरक्षित किए जा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जंतु उद्यान, वानस्पतिक उद्यान या फिर वन्य जीव सफारी पार्क ये एक्स सिटू कंजर्वेशन में आते हैं, और आपकी ये चीजें पूछ ली जाती हैं क्वेश्चन नीट में कि निम्न में से कौन सा बाहिस्तानी संरक्षण में सम्मिलित नहीं है। तो जैव विविधता के लिए कोई राजनीतिक परिसीमा नहीं है, इसलिए इसका संरक्षण सभी राष्ट्रों का सामूहिक उत्तरदायित्व है। वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरो में हुए जैव विविधता पर ऐतिहासिक सम्मेलन में सभी राष्ट्रों का आह्वान किया गया कि वे जैव विविधता संरक्षण के लिए उचित उपाय करें, उनसे मिलने वाले लाभों का इस प्रकार उपयोग करें कि वे लाभ दीर्घ काल तक मिले। इसी क्रम में वापस से 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में भी विश्व शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें विश्व के 190 देशों ने शपथ ली कि वे 2010 तक जैव विविधता की जारी क्षति दर में वैश्विक, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण कमी लाएंगे। तो ये सब सम्मेलन आपको ध्यान रखने हैं। 1992 में हुआ था रियो डी जेनेरो में, फिर 2002 में हुआ है साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, जिसमें उन्होंने विश्व शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें जातियों के विलोपन दर को कम करने पे जोर दिया गया। ठीक है, वापस से ध्यान दिला रहा हूँ, इन सिटू कंजर्वेशन में आप क्या जाते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, तो एक्स सिटू कंजर्वेशन में आप क्या आ जाते हैं, जंतु उद्यान, वानस्पतिक उद्यान और वन्यजीव सफारी पार्क। यहाँ पर जीन बैंक है, बीज बैंक है, ये सभी इसमें आ जाते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन में। आई होप इसके माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि जैव विविधता संरक्षण किस तरह से करना चाहिए, और ये आपके हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बता लेता हूँ, अगली वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ वापस से डिस्कशन करेंगे। तब तक शुक्रिया, धन्यवाद, अलविदा।